IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लीड्स टेस्ट मैच में मिली एक तरफा हार की और इस हार के क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं कप्तान के ऊपर, टीम के ऊपर, और भारतीय टीम अब किस तैयारी के साथ ओवल के मैदान पर उतरेगी। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से विराट कोहली का एक नया कैरेक्टर देखने को मिला, उससे हर कोई हैरान है। क्योंकि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है और जो उनकी पसंद का ना हो खास तौर से, फिर उसका जवाब वो बहुत अटपटे तरीके से देते हैं, जो इन दिनों कम से कम इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं या जो इंग्लैंड के जर्नलिस्ट हैं उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। और ये बात सिर्फ इंग्लैंड के जर्नलिस्ट तक ही नहीं है। जब भारत का भी कोई जर्नलिस्ट बहुत तीखा सवाल पूछता है तो उसका जवाब बहुत ही अटपटे तरीके से दिया जाता है। और ये भारतीय क्रिकेट की बात करें तो एक नई परंपरा से शुरू हो चुकी है। अब सेलेक्टर्स सामने नहीं आते, वो टीम चुन के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं जहां पे आप कोई सवाल नहीं कर सकते। कप्तान से अगर आप सवाल करें कि टीम अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है, तो उस सवाल का जवाब आपको चुप्पी में मिलता है या थैंक यू कहने पे मिलता है। और लीड्स में स्विंग के सामने जिस तरह से सरेंडर किया भारतीय बल्लेबाजों ने, बरबस 2011 का वो दौरा जहन में आ गया जब 4 के चारों टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई थी और तब जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी ने बहुत ही तहलका मचाया था। क्या कुछ उसी तरह की कहानी रिपीट होने के कगार पे है? क्या भारतीय टीम कमबैक कर पाएगी? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम खेल नीति पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ, सबा करीम हमारे साथ हैं, अयाज मेमन हमारे साथ। और सबा भाई, ये चर्चा इन दिनों बहुत गर्म है कि कोई भी तीखा सवाल अगर आप हिंदुस्तान के कप्तान से करेंगे तो उसका जवाब बहुत अटपटा मिलता है। अब उनसे पूछा गया जब टेस्ट मैच हार गए और इंग्लैंड के एक जर्नलिस्ट से पूछा कि आपके जो बल्लेबाज हैं वो बैकफुट पर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने थैंक यू कह के उस बात को टाल दिया। और फिर अगले जर्नलिस्ट ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑनेस्टली मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब क्या मायने निकाला जाए इसके? या तो वो सामने वाले को ये समझते हैं कि क्रिकेट नहीं आती है क्या पूरा मुद्दा? किस तरह से आप देखते हैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के पहले होती है और मैच के बाद जो हमारे कप्तान करते हैं? देखिए राजीव, एक कप्तान का ये दायित्व है कि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं, जो भी आपके आपके पास सवाल आते हैं उसका आपको ठीक प्रकार से जवाब देना चाहिए। और हारने के बाद तो आपके सामने एप्रिसिएशन के तो सवाल आएंगे नहीं। जो भी सवाल आएंगे आपके बल्लेबाजी के बारे में आएंगे या टीम के परफॉर्मेंस के बारे में आएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कप्तान को बहुत ही संयम के साथ उन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। और ये जवाब किसी भी भाषा में आ रहे हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो किसी और भाषा में क्यों ना हो। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये जो स्पोर्ट है जिसको हम लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और एक जो प्लेयर होता है वो एक पहलू है, इसके अलावा आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके क्रिकेट फैंस हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपके ऑफिशियल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, आपकी प्रोडक्शन टीम है, आपके कमेंटेटर्स हैं। ये सब मिलजुल कर ही गेम को प्रमोट करते हैं। इसीलिए ना ही केवल प्लेयर्स का पर हर एक का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें और ठीक प्रकार से सभी सवालों का जवाब दें। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है बहुत ही एक खटास सी रह जाती है। तो मुझे लगता है कि और कई बार ये तब होता है कि जब आप हार रहे हैं, आपके अंदर झुंझलाहट सी है, आप उसको ठीक प्रकार से आपको मालूम है कि आपने ठीक प्रदर्शन किया नहीं है, अब उसका जवाब दोबारा भी अगर आ जाता है तो क्या क्या आप उसका जवाब देंगे? मुझे लगता है इन्हीं सब परेशानियों की वजह से ही इस तरह का रिएक्शन रहा विराट कोहली का। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा देखने को ना मिले। या सर, ये जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और चीजें आपके अनुकूल ना हो और आपसे तीखे सवाल पूछे जाएं, जो सवाल पूछने का काम मेरा है, आपका है, और जवाब देना ना देना वो विराट के अधिकार में है। जिस तरह से बिहेवियर रहता है विराट का प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो कहते हैं ईगो हम सब जेब में रख के जाएंगे, वो होता नहीं है। और जब टेस्ट मैच हार जाते हैं, जब बैट्समैनों की टेक्निक पे सवाल किया जाता है, तो फिर वो थैंक यू बोल के चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे आप देखते हैं ये इन दिनों जो एक नई परंपरा से शुरू हुई कि जब आपकी मन की हो तो आप जवाब देंगे, जब आपके मन की ना हो तो आप या तो जवाब नहीं देंगे या बहुत ही अटपटे तरीके से आप उस सवाल को लेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से राजीव ये बड़ा सवाल है। इस पर काफी रोशनी डाली है सभा ने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके 3 पहलू है। एक तो ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कई उलट-सुलट सवाल भी आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब आप हार के जाएंगे तो कड़वे सवाल तो उठेंगे। अगर आप ये सोचें कि सब मीठे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपके सर पे हाथ फिराया जाएगा कि कोई बात नहीं, आप हार गए तो
कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे वाले मैच में देख सकते हैं, वैसा होगा नहीं। तीसरा ये है कि आप, और यहाँ पर मुझे हैरानगी हो रही है कि तीसरा पहलू ये है कि आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, हर प्लेयर के पास मिलियन प्लस, विराट कोहली जैसे तो है 15-17 मिलियन फॉलोअर्स जो उनके हैं, जितने भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ क्रिकेटर, फुटबॉलर्स देख लें आप या फिल्म एक्टर्स देख लें, ये डायरेक्टली ये मानते हैं कि हमारा डायरेक्टली कम्युनिकेशन फैंस के साथ होता है, हमें जो मिडिल में जो ये मीडिया आती है, बीच में जो है जरिया है मैसेज पहुंचाने का, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये इनका अप्रोच हो गया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप, और खास करके विराट के बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, उनका जो सोचने का एक ढंग है, जो कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, जो एक्सप्रेशन है उनके पास, बहुत सफाई से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत से हमने अपने कैप्टन देखे हैं जो जिनके मुंह वैसे ही बंद हो जाते हैं, या तो डर से, या उनके पास वो एक्सप्रेशन नहीं है, उनके पास वो लफ्ज नहीं है, उनके पास वोकैबुलरी नहीं है। ये प्रॉब्लम विराट के साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से, और उनका अप्रोच ये होना चाहिए कि ठीक है आप हारे हैं, थोड़ा आप अपने आप का, जैसे कहा आपने कि हम ईगो स्वॉलो कर लेते हैं, उसको हजम कर लेते हैं, आगे वाली मैच के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं आप ये एहसास भी होना चाहिए कि हम मैच हारे हैं तो लोग पूछेंगे ऐसे सवाल। और मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन जो विराट जो है नए कैप्टन ही है, पिछले 6-7 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखी है इंडियन टीम ने, और उनको ये सब अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अप्रोच जो है वो सही नहीं है, और जो उनका रेपुटेशन बना है उसको, क्या लगातार बैटिंग फेल्यूर की वजह से विराट का कैरेक्टर बदल रहा है इन दिनों? वो पहले बहुत एक्सप्रेसिव थे, अगर आप उनसे सवाल करें तो जवाब भी उनका उसी तरीके का होता था, वो आंखों में आंखें डाल के आपको बहुत ही करारा जवाब देते थे। क्या खराब बैटिंग जो यूनिट का फॉर्म है वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो इस तरह से सवालों को साइडलाइन कर दें? देखिए राजीव, वो भी इंसान है, दबाव प्रेशर उनपे भी है, बल्कि डबल है, क्योंकि एक तो बल्ले से रन नहीं बन रहे इतने जितने वो चाहेंगे या फैंस चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। उसके साथ साथ टीम भी अच्छा नहीं कर रही है। अगर आपका परफॉर्मेंस हल्का है, जैसे लॉर्ड्स टेस्ट में था, बाकी प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और मैच जब जीती तो बहुत अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत सही गया था विराट का। यहाँ पर दोनों ही चीजें, हालांकि हाफ सेंचुरी बनी, ऐसा लगा कि अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये है कि एक काफी डिसअपॉइंटमेंट ड्रेसिंग रूम का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया। वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना एक उनको कट ऑफ रखना चाहिए कि मैं जो ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से मैं बात करता हूँ अपने प्लेयर्स से, वैसे ही मैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता हूँ, या वो बर्ताव नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा खींचना होगा विराट को, क्योंकि मीडिया जो है वो एक बहुत अच्छा जरिया है एक कम्युनिकेट करने का, कि सोच क्या है ड्रेसिंग रूम में, किस तरह से कैप्टन देख रहा है अपने चैलेंजेस को, अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को। देखिए स्पोर्ट है, हार जीत तो होती रहेगी। इंडिया में आके जो रूट की टीम बड़ी बुरी तरह से हारी, तो ये तो होते रहेगा। लेकिन चैलेंज ये है विराट के लिए कि अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए किस तरह से सीरीज जीतना है, ना सिर्फ सीरीज जीतना है, लेकिन अपना संतुलन बना के रखना है जब आप मीडिया के सामने भी रहते हैं। तो सबा भाई, आपके लिए सवाल है हर्ष जैन का, उनका पूछना है, डू यू थिंक विराट इज गेटिंग बिगर देन गेम? नहीं, ये बात नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि पहली बार मुझे देखने को मिला है कि इस तरह से उन्होंने बिहेव किया होगा मीडिया के सामने। और जैसा कि याज ने कहा कि मैच हारने के बाद कई सारी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। और एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, झुंझलाहट उस सवाल से इस वजह से हुई कि कई दिनों से इस बारे में चर्चा हो रही है कि भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो ज्यादा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं वो बैक फुट पर जाते हैं, उनको ज्यादा समय मिल रहा है खेलने का, उनकी जो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा हैं क्योंकि वो फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पर खेल रहे हैं। उनके सामने इंग्लैंड के कप्तान है जो रूट, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। तो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगा कि उन्होंने इस तरह से जवाब दिया होगा। पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आज ने कहा, कि हम अपना संयम ना खोएं, हम अपना संतुलन ना खोएं और ठीक प्रकार से जवाब दें। एक और बात है अयाज के, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा होगा कि नाओमी ओसाका जो फेमस टेनिस प्लेयर हैं, जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, उनके साथ क्या हुआ। उनको ये लग रहा था कि जब भी वो जाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको इतने सारे सवाल किए जाते हैं, इतने सारे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चली गई हैं। और वहां पर उन्होंने 1-2 बार विंबलडन वो खेली नहीं, विंबलडन इजंट इट, और उसके बाद फिर टोक्यो ओलंपिक्स में भी उनके साथ कुछ उसी तरह का हुआ। तो ये बहुत ही थिन लाइन है। इसको मुझे लगता है कि दोनों, मीडिया को भी और प्लेयर को भी, दोनों को ये जो लाइन है इसको कभी भी क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। जी आया सर, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये ऐड करना चाहता था, एक तो ये बिल्कुल नाओमी ओसाका का एग्जांपल है, लेकिन विराट कोहली बिल्कुल नाओमी ओसाका जैसे है नहीं, जैसे हम जानते हैं। बहुत ही फोर्टराइट है, बहुत ही एक्चुअली एफ्यूजिव बंदे हैं,
और बहुत खुल के बात करते हैं। ये तो हमने देखा है पिछले, जब से उनका करियर शुरू हुआ है। ये नहीं है कि पिछले 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि सवाल भी जो है ना, एक मुझे लगता है कि अगर जैसे आप एक आंच डाल रहे हैं इंडियन बैटिंग पे, जैसे कि जो भी हो टॉप 5 और 6, कि अगर आपका बैकफुट प्ले सही नहीं है तो देखें ये जो प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल भी कुछ हद तक, क्योंकि पहले ही सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लगाई थी, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में, विराट कोहली खुद का परफॉर्मेंस, चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से वो खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खास करके आपको बैकफुट प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, अजिंक्य रहाणे। और यहाँ पर इंग्लैंड में एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इतना बैकफुट प्ले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एंडरसन, ऑली रॉबिन्सन वगैरह जो है वो आपको स्विंग पे बीट कर रहे हैं, बैकफुट प्ले पे नहीं बीट कर रहे हैं। ये सही है कि आप कई कुछ डिलीवरी ऐसे होते हैं जो आपको बैकफुट पे भी खेलना चाहिए। जो रूट जो है बहुत माहिर है बैकफुट प्ले के, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि इंडिया के जो बॉलर्स है उन्हें उस लेंथ पे डाल रहे हैं कि वो बैकफुट पे जाके ज्यादा खेल सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा परेशानी हुई है इंडिया को फ्रंट फुट पे लेट स्विंग से। तो सवाल अपने आप में एक बट ये शायद कच्चा सवाल था, और इसी तरह से विराट कोहली को ही ट्रीट करना चाहिए था कि भाई देखें आप, ये मेरी रीडिंग है, ये आप जिस तरह से पूछ रहे हैं ये मेरी पोजीशन है, दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अया सर, आपके लिए सवाल है हर्ष जैन का। उनका ये पूछना है कि ट्रांसपेरेंसी अब क्या खत्म हो रही है इंडियन क्रिकेट में, वो चाहे सिलेक्टर्स हो या टीम मैनेजमेंट के लोग, ट्रांसपेरेंसी आपको लग रहा है खत्म हो रही है धीरे धीरे? ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवन में बहुत बड़ा सवाल हो गया ना, हर चीज में, ना सिर्फ क्रिकेट में, हर चीज में आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो घटती जा रही है। तो ये क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में भी हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक डायरेक्ट एक्सेस बन जाता है प्लेयर्स का, और फैंस भी। आप सोचें आज के फैंस से अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है विराट का या रोहित का या बुमराह का या जिसका भी हो, वो आप और मुझे और आपसे क्यों इतना ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे? तो ये यूनिवर्सल इश्यू हो गया है, ना सिर्फ के इंडियन क्रिकेट में है। देखिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, जो हम मीडिया में है वो हमको भी समझ के चलना पड़ेगा कि ये चैलेंज हमारे सामने भी है, और हम किस तरह से अपने आप को ओरिएंट करते हैं ताकि वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ द परफॉर्मर्स एंड द प्लेयर्स। क्योंकि जैसा कि टेनिस में है, नाओमी ओसाका ने रिफ्यूज कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, तो उन्हें खेलने नहीं मिला फ्रेंच ओपन में, वो विथड्रॉ कर गई। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी नहीं, मैं फाइन भरूंगी या तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, वहां पर भी प्लेयर को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये एक दौर गुजर रहा है, और एक समझौते की जरूरत है मीडिया से और प्लेयर से, हर किसी स्पोर्ट में, ना सिर्फ क्रिकेट में। चलिए सभा भाई, क्रिकेट के बाहर के बात हो गई, यानी मैदान की बाहर बहुत कली बात, मैदान के अंदर चलते हैं। और सवाल है कसाड हमारे व्यूवर हैं, वो सवाल आपके लिए है कि कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एक्स्ट्रा बैट्समैन नहीं खिलाएंगे, जबकि पहली इनिंग में आप 78 पे आउट हो गए, दूसरी इनिंग में हम 63 रन बना पाए, 8 विकेट हमारे निकल गए, बैटिंग बड़े प्रॉब्लम नजर आ रही है। ऐसे देखते हुए एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ना खिलाने की बात करना, क्या थॉट्स हैं आपके उस पर? ये उनकी सोच है, और विराट कोहली और रवि शास्त्री का ये मानना है कि वो हमेशा से, चाहे वो होम कंडीशंस में हो या बाहर हो, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना। ये अलग अलग कप्तान की अलग अलग सोच होती है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। विराट कोहली ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब उनके पास 6 बल्लेबाज हो, एक बैटिंग ऑलराउंडर हो और 4 बॉलर्स हो। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, हम सिर्फ ये पहला टेस्ट मैच हारे हैं, पहले 2 टेस्ट मैचेस में हम एसेंडेंसी पे थे, हम वो दोनों टेस्ट मैच जीत सकते थे, और इसी फॉर्मूले के साथ हम जीत रहे थे। तो मुझे लगता है कि कप्तान को और जो हेड कोच हैं, जो टीम मैनेजमेंट की सोच है, उस पर उनको, अगर वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उनको उसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा। और ये जो हम टेस्ट मैच हारे हैं, ये कितनी बार मैं बात कर चुका हूँ कि ये हमारे बैटिंग फेलियर्स की वजह से हारे हैं। और बैटिंग फेलियर्स कहाँ से शुरू हुई है? वो नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक शुरू हुई है। तो अगर हम, आपके जो सबसे अनुभवी प्लेयर्स हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो आप 1 बैट्समैन खिला ले, 2 बैट्समैन खिला ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके जो टॉप क्वालिटी के जो प्लेयर्स हैं, उनको तो रन्स बनाने होंगे, और ये पहली बार नहीं है, बहुत दिनों से हो रहा है। और एक और मुद्दे पे हम लोगों को बात करनी होगी कि अगर आपकी बल्लेबाजी इतनी स्ट्रांग है, इतने सारे अनुभवी बल्लेबाज हैं इसमें, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज्यादा हाईज एंड लोज हैं भारत के बल्लेबाजी के प्रदर्शन में? ऑस्ट्रेलिया में हम 36 पे आउट हो जाते हैं, ब्रिस्बेन में हम 350 चेस कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमने देखा है कि हम कभी बहुत बड़ा रन बनाते हैं, कभी हमारे टेल जो है वो फाइट करता है। तो ये अप एंड डाउन है ना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो 6 बल्लेबाज, 7 बल्लेबाज की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर चिंतन अगर आपको करना है तो इस पे करना है
इतना ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है हमारे बल्लेबाजी के प्रदर्शन में? आया सर जवाब दें, सभा भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया है ये। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। खास करके जो कंसिस्टेंसी चाहिए परफॉर्मेंस की, अच्छी टीम, महान टीम वो होती है जो कंसिस्टेंट लेवल हो। जैसे वेस्ट इंडीज की आप देख लें, बड़ी टीम थी, वो 90% आप जहां भी खिला ले वो जीत जाती थी। इक्का दुक्का एक मैच कहीं हार गए तो हार गए, लेकिन ये जैसा सभा ने कहा कि आप 36 पे आउट हो गए, फिर वो सीरीज जीत गए उसके बाद, तो बहुत बड़ी जीत है वो। मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन सीरीज वही थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ लीड्स में जो हुआ, मेरे ख्याल से 36 पे ऑल आउट सब मानते हैं लोएस्ट स्कोर था, लेकिन यहाँ पर जो 2 कोलैप्सेस हुए वो उससे ज्यादा मेरे ख्याल से दर्द देने वाले थे। पहली इनिंग में आप 78 पे आउट हुए, टॉस जीतने के बाद ये सोच के कि हम पहले 375 400 बनाएंगे, तो वो हुआ नहीं। ठीक है, वो आपने मिस रीड कर दिया, उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे आप, फ्रेशनेस थी पिच में, स्विंग सी मूवमेंट बहुत ज्यादा मिला। लेकिन दूसरी इनिंग में, और मैं यहाँ पर इस पे तवज्जो मांगता हूँ कि आप अच्छे पोजीशन में पहुंच गए, आपको पता है कि पिच बहुत एक बैटिंग ब्यूटी बन गई है, उसी पिच पे इंग्लैंड ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, और फिर आप 2 विकेट खोकर 200 से ज्यादा है, आपके बल्लेबाज फॉर्म में है, 2 बैट्समैन और ड्रेसिंग रूम में है, एक ऑलराउंडर है, और फिर आप 63 रन में जो है जिस तरह से कोलैप्स होता है सेकंड न्यू बॉल से, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रेपरेशन है, मेंटल प्रेपरेशन, वो सही नहीं था। अगर आप एक ही मैच में 2 बार इस तरह से कोलैप्स करें तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस करना है, ये इनके पास एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना इनकंसिस्टेंसी अगर हो तो बॉलर आपको किस हद तक आपके लिए मैचेस जीत सकेंगे। कहीं ना कहीं ये जो बैट्समैन है नंबर 1 टू नंबर 6, जैसे सभा ने कहा, इनके ऊपर ये बनती है बात। और ये देखें, मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही राजीव, 2007 में हम जीते थे अंडर राहुल द्रविड़ वो सीरीज, 2011 में सफाया 0-4, 2014 में सफाया 1-3, 2018 में सफाया 1-4। तो ये नहीं है। अच्छा, इसमें से मेरे ख्याल से बुमराह या मोहम्मद सिराज को छोड़कर जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने दूसरे या तीसरे टूर पे है इंग्लैंड के। तो ये नहीं है कि आप कंडीशन से वाकिफ नहीं है, आप स्विंग से वाकिफ नहीं है, आप बॉलर्स वही एंडरसन है, ब्रॉड नहीं है, कोई और आ गया, लेकिन जो उनकी तरकीबें हैं, उनके टैक्टिक्स है, आप सही जानते हैं। तो आपका जो प्रेपरेशन था इस टूर के लिए, वो क्यों इतना हल्का साबित हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। सभा भाई क्यों हल्का साबित हो रहा है? जवाब दें। अब अयाज सर ने सवाल खड़ा कर दिया आपके लिए। उस पे तो मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि अयाज ने कहा कि ये सभी खिलाड़ी जो है, और मैं सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना चाहता हूँ बल्लेबाजों के ऊपर कि इन्होंने चलिए नेशनल टीम के साथ तो दौरा किया ही है इंग्लैंड का, उसके ऊपर से 1 या 2 इंडिया ए के का दौरा भी किया है। तो अनुभव बहुत ज्यादा है इन खिलाड़ियों को। इसका मतलब यही है कि मानसिक रूप से हम जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है। और मुझे तो ये लगा कि अब हम लोग बैकफुट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रंट फुट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बेस होता है बल्लेबाजी का, वो बेस है कि आप कितनी जल्दी लेंथ को परख लें। अगर आप लंबाई को परख लेंगे तभी तो आपका फुटवर्क सही होगा, तभी तो आप आगे की बॉल आगे खेलेंगे, शॉर्ट बॉल को आप बैकफुट पे जाएंगे खेलने के लिए। और सही कहा है याद ने कि अगर जिस क्षेत्र में बॉल आएगी उसी प्रकार से आपको खेलनी होगी। पर मुझे ये लग रहा है, आप देखिए पुजारा का उदाहरण ले लें, इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब सुबह में क्या वो आए वापस खेलने के लिए, जो ओली रॉबिन्सन की जो वो गेंद थी उसमें शाइन बाहर है, अगर आप बॉल को वॉच कर रहे हैं क्लोजली आपको मालूम हो जाना चाहिए कि बॉल अंदर आ रही है, आपने क्यों छोड़ दिया, पैड में लगी आप आउट हो गए। विराट कोहली, मुझे ऐसा लगा कि फुटवर्क प्रिसाइज नहीं था, वो ऊपर की गेंद नहीं थी, आप ऊपर चले गए खेलने के लिए। अगर आप उनको डिसमिसल देखेंगे तो लग रहा है कि हाफ कॉक खेल रहे हैं, वहां से आपको बचना बड़ा मुश्किल है। अजिंक्य रहाणे का पैर चला ही नहीं, अपने क्रीज में खड़े होकर उन्होंने शॉट खेलने का प्रयास किया, डिफेंड करने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है ये कंसर्न है भारतीय टीम के लिए कि हम इतनी बार दौरा कर चुके हैं पर हम लेंथ क्यों नहीं पिक कर रहे हैं। अगर आप लेंथ पिक करेंगे तभी तो आगे खेलेंगे या पीछे जाएंगे खेलने के लिए। और अगर आप लेंथ नहीं पिक करेंगे, विशेष करके इंग्लिश कंडीशन में जहां पर इतनी ज्यादा बॉल मूव करती है, लेट मूवमेंट है, विकेट में पिच पे पड़ने के बाद बॉल मूव करती है, तो फिर आपके लिए रन बनाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। ऋषभ पंत की हम बात कर ले, वो क्या कर रहे हैं, अब हर बॉल पे आप आगे निकल जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है उतनी ज्यादा आगे निकलने की? अगर आपका डिफेंस इतना सॉलिड, आप उस पर मेहनत कीजिए। दोनों पारी में जो आउट हुए हैं इस पिछले टेस्ट मैच में, राजीव आपने देखा होगा, पहली पारी में पूरा बैकफुट गई नहीं, दूर से खेल दिया, फ्रंट फुट पे गए नहीं, दूर से खेल दिया। तो ये सवाल है आपके टेम्परामेंट के ऊपर, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो ठीक तरह से लेंथ को नहीं पिक कर रहे हैं। जी
अया सर, दो सवाल है आपके लिए। सुषमा द्विवेदी हमारी व्यूवर है, उनका सवाल है। पहला तो सवाल ये है कि क्या टाइम आ गया रिद्धिमान साहा को खिलाया जाए ऋषभ पंत की जगह, और दूसरा रहाणे की जगह क्या सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया जाए? क्योंकि एक सवाल एक और व्यूवर का था कि दिलीप वेंगसरकर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि अब टाइम आ गया कि सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह दी जाए। देखिए, मेरे ख्याल से आप कुछ ना कुछ आपको टैक्टिक्स में चेंज लाने होंगे और कुछ टीम कॉम्पोजिशन में चेंज लाने होंगे। जैसे कि बैट्समैन से पहले मैं कहूंगा रविचंद्रन अश्विन पे एक सवाल उठता है कि क्यों अब उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है, और अगर बनती है तो एज अ सेकंड स्पिनर या दो स्पिनर चाहिए आपको या चार तेज गेंदबाज अभी भी चाहिए। जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि ये टेम्पलेट है, लेकिन अब मैच शिफ्ट हो रहा है ओवल पे जहां पर स्पिन जो है काफी इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये मानता हूं कि एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की जरूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल इन अग्रीमेंट हूं यहाँ पर विराट कोहली और रवि शास्त्री से कि आप अपने जीतने के चांसेस जितना मैक्सिमम हो, ये एक डिफेंसिव मूव हो जाएगा अगर आप चार बॉलर से खेलें और एक और बैट्समैन इंक्रीज कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 20 विकेट निकालने हैं, और जो 20 विकेट अब तक आपके लिए निकालते आ रहे हैं वो 5 गेंदबाज हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैं नहीं कहूंगा कि एक बॉलर कम कीजिए और एक बैट्समैन बढ़ाइए, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग लाइनअप है उसमें आप एक बदलाव ला सकते हैं। सूर्य कुमार यादव बहुत कठिन इश्यू है ये, क्योंकि आप किसकी जगह लाएंगे? रोहित शर्मा और केएल राहुल को आप टच नहीं करेंगे। चेतेश्वर पुजारा पिछली मैच में 90 से ज्यादा रन बनाए। विराट कोहली कैप्टन है, अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं। अजिंक्य रहाणे बहुत ही अनुभव है उनके पास। क्या इस नाजुक मोड़ पर जो सीरीज जो है अब बिल्कुल इन द बैलेंस है, उस मैच में आप एक न्यू कमर को डेब्यू कराएंगे? लेकिन सूर्य कुमार यादव हालांकि टेस्ट में न्यू कमर है, लेकिन 10-11 साल का उनके पास फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही डॉजी एक सिचुएशन है। और अगर आपको एक किसी फास्ट बॉलर को बिठाना है, अश्विन को खिलाना है, तो किसको बिठाएंगे? लगता है ऐसा है कि शायद ईशांत शर्मा जो बिलो पार नजर आए थे लीड्स पे, शायद उनको बिठाना पड़े। लेकिन मैं मानता हूं कि टैक्टिक्स भी चेंज करनी चाहिए। जिस तरह से आप जो रूट को खिला रहे हैं, क्या वो सही है? आपके पास कोई ऐसा, क्या इतने लेट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि ज्यादा स्विंग पे फोकस करें? क्या किसी गेंदबाजों में वो क्षमता है? मुझे याद है कि कहीं पहले किसी प्रोग्राम में हमने बात की थी तो ये कहा गया था कि सिराज जो है स्विंग भी करा सकते हैं। तो क्या उनसे स्विंग कराना चाहिए? क्योंकि ये सब जाके हिट करते हैं। हिट करने में आप बहुत गुड लेंथ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि आप ड्राइव हो जाएंगे। आपको ओवर पिच अगर कर दिए तो आप फ्रंट फुट पे ड्राइव हो जाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट कर रहे हैं, जहां पर जो रूट जो है तबाही मचा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त बैकफुट प्लेयर है। तो ये मेरे ख्याल से काफी चीजें हैं जो एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, एक माइंडसेट की जरूरत है, और एक चॉइस ऑफ प्लेयर्स, प्लेइंग कॉम्बिनेशन किस तरह से बदलना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक इंडियन टीम बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए। इंग्लैंड जो है हारने के बाद बहुत बड़ी जीत ली है। अब ये मैं कहूंगा कि अगले आने वाले मैच में इंडिया जो है वो बैकफुट पे है, इंग्लैंड नहीं है। इंग्लैंड जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। अब किसी भी तरह वो इक्वेशन को बदलना है, और बहुत जल्द, वरना ये सीरीज हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। सभा भाई, बड़ा स्टेटमेंट आया सरकार की, सीरीज हाथ से निकलती हुई जा रही है। और इसी से जुड़ा हुआ अमार हमारे एक और व्यूवर है, उनका सवाल है, रहाणे पे उनका सवाल है कि वो मान रहे कि रहाणे अच्छे फॉर्म में नहीं है बट टीम के वाइस कैप्टन है। अब क्या टीम के वाइस कैप्टन को ड्रॉप करना ठीक होगा? देखिए, यहाँ पर ठीक और गलत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको वही निर्णय लेने होंगे जो टीम के हित में हो। अगर भारत को ये लग रहा है कि रहाणे का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, और ये तो बात सभी को पता है कि जो निरंतरता की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे से, विशेष करके जितना अनुभव है उनके पास, और अगर उस प्रकार से वो आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर समय हो सकता है कि आ गया है कि आप उनको बदलें। और यहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं स्काई के बारे में। हनुमा विहारी को क्यों ना खिलाया जाए? हनुमा विहारी की लास्ट टेस्ट इनिंग जो थी वो सिडनी में थी, अगर मुझे सही याद है तो। वहां पर भारत को मैच बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद उन्होंने एक भी टेस्ट मैच खेला नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में मल्टी डे क्रिकेट हुआ नहीं है, तो आप किस बेसिस पे उनको आप नहीं खिलाएंगे? मुझे तो लगता है कि वो फर्स्ट चॉइस होने चाहिए। तो ये सारी बातें सोचने की हैं। मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के साथ आप अगर उतरेंगे, जैसे कि आज ने कहा कि आर अश्विन को वहां पर खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि टीम के हित में ही आपको सोचना होगा। वाइस कैप्टन हो या फिर सीनियर खिलाड़ी हो, आप ईशांत शर्मा को क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते? वो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं इस समय। उनको ड्रॉप किया ना हम लोगों ने पहले टेस्ट मैच में। तो मुझे लगता है कि टीम के हित में जो निर्णय है वही हार्ड डिसीजन भारत को लेने होंगे। जब ये श्रृंखला की शुरुआत हुई थी राजीव, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी बल्लेबाजी को लेकर, पर ये जो प्रदर्शन रहा है पिछले 2 पारियों में, उससे मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और देखिएगा कि आने वाले टेस्ट मैच में क्रिस वोक्स को खिलाएगी इंग्लैंड की टीम। क्रिस वोक्स फिट हो गए हैं,
और वो एक और शानदार गेंदबाज हैं जो अपराइट सीम से गेंदबाजी करते हैं और ये अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो मुझे लगता है कि सैम करन के जगह पर हो सकता है कि क्रिस वोक्स को मौका मिले, तो भारत के ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। उनके जो बैकअप बॉलर्स हैं उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है, बस वहीं पे रखा है ऑफ स्टंप के बाहर ऊपर बॉल रखी है, चाहे वो ओली रॉबिन्सन हो या क्रेग ओवर्टन हो। चलिए जेम्स एंडरसन के बारे में तो बात नहीं की जाए तो अच्छा है, वो तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक खराब सपने की तरह आ रहे हैं हमारे बल्लेबाजों के लिए। सर एक और सवाल कसाट जी है, उनका कहना है कि जब 4 क्वालिटी बॉलर्स आपकी 20 विकेट निकाल के दे रहे टेस्ट मैच में, तो फिर फिफ्थ बॉलर की क्या जरूरत है? इस पर अगर आप कुछ कहें, और खास तौर से ओवरसीज कंडीशंस में हमारे 4 बॉलर काफी होते हैं 20 विकेट निकालने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप इस सोच से चलेंगे, क्योंकि अब तक जो सक्सेस, जहां तक इंडिया को सक्सेस मिली है पिछले 3-4 साल में देख लें, तो वो 5 बॉलर से मिली है। कभी पहले हम 2 स्पिनर साथ में खिलाते थे, अश्विन और जडेजा, अब भी खिलाते हैं इंडिया में अगर वो मैचेस। कभी कभी तीसरा स्पिनर भी खिलाते थे, क्योंकि पिचेस जो है वो डिक्टेट करती है। और ताकत जो रही है इंडिया की ओवरसीज में वो है तेज गेंदबाज। अब आप 5-6 सीरीज में आप लगातार केवल 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे, 3 और 1 स्पिनर, और स्पिनर इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो आप उनका बर्न आउट कर देंगे। और मेरे ख्याल से जो एक पूरा टैक्टिक है कि आप बिल्कुल प्रेशर में रखे सामने वाली टीम को, एक के बाद एक आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ देखें, जितना भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत अच्छी टीम है ये, लेकिन वेस्ट इंडीज के 4 बॉलर जैसे नहीं है। जो 4 बॉलर आते थे, गार्नर, होल्डिंग, रॉबर्ट्स और मार्शल, और वो मैचेस फिनिश कर देते थे। वो बॉलर ऐसे थे जो 50-60 ओवर में सामने वाली टीम को आउट कर देते थे। तो उस हद तक, और उसमें अगर आप चाहें तो रिलीफ बॉलर आते थे, लैरी गोम्स और विव रिचर्ड्स। तो फिर आप 4 मेन बॉलर से आप सोच सकते हैं कि ये हमारे काम आ सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो रणनीति है, ये जो अप्रोच है, ये बिल्कुल सही है। 5 बॉलर की आप रखें, एक ऑलराउंडर आपके पास है। जैसा सबा ने कहा, आई थिंक ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में। हाँ, ये है कि वो थोड़े रन अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेहतर रहेगा। ओवरऑल प्रॉब्लम आपका जो रहा है नंबर 1 से नंबर 6 के बल्लेबाजों का, वो आपको अगर नंबर 1 टू नंबर 6 अगर आपको 300 रन, 325 रन रेगुलरली नहीं दे सकते हैं, तो आप 4 बॉलर हो या 7 बॉलर हो, आप मैचेस नहीं जीतेंगे ओवरसीज। ये नहीं है कि आपके पास 8 बॉलर हो गए तो सामने वाली टीम 100 पे आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सबा भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप रन नहीं बनाएंगे तो टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे। स्विंग के सामने सरेंडर होते जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप भी इतने साल से क्रिकेट आप खेले भी हैं, आपने देखा भी है, इससे पहले की भी टीमें बहुत ट्रैवल की है, लेकिन ऐसा सरेंडर, राहुल द्रविड़, सचिन का एरा तो हमने कवर भी किया है, ऐसे सरेंडर होते हमने नहीं देखा टेस्ट मैचेस में। हाँ यार सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए राजीव, ये सही नहीं है बिल्कुल। देखिए 2011 में बड़ी जबरदस्त टीम थी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, युवराज सिंह, वीरू सहवाग भी आ गए थे बाद में खेलने के लिए। 4-0 की पिटाई हुई थी। स्विंग खेलना सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन के लिए, लेट स्विंग खेलना। राहुल द्रविड़ ने 4 शतक भी लगाया है सर उस सीरीज में। नहीं, वो सही है, वो तो बाद में लगाया ना, 2018 में जब हम हारे। नहीं 2011 में लगाया था सब भाई। तो विराट कोहली ने लगभग 600 रन बनाए थे, ये तो है, लेकिन एक बल्लेबाज चलना इनफ नहीं है। कम से कम आपके 2 या 3 बल्लेबाज उसके साथ साथ चले, तो फिर आप मैच जीत सकते हैं। एक बल्लेबाज नहीं जिता सकता है। और राजीव, आप ये भी बोल रहे हैं कि 2011 में मुझे याद है यार, जब भारतीय टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, तब ये सभी दिग्गज थे वहां पे भी, हम 4-0 से हार के आए थे। वहां भी आपके पास सचिन थे, राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस थे, और विराट का उस समय नए वो गए थे टीम में, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में, अंतिम टेस्ट मैच में वो शतक लगाया था। तो ये हर एक टीमों के साथ हो चुका है। मुझे लगता है कि इंग्लिश कंडीशन सबसे ज्यादा कठिन होते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आपकी एकाग्रता कुछ अलग स्तर की होनी चाहिए, आपका टेम्परामेंट काफी अच्छा होना चाहिए, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, जिस तरह से रोहित शर्मा ने दिखाया है, जिस तरह से केएल राहुल ने दिखाया है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी अद्भुत रही अभी तक इस टेस्ट मैच में। मुझे लगता है कि उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्रिसाइज है, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं इस समय क्रीज पर। जी सर, फिनिश करें आप फिर। लास्ट में मैं राजीव से ये बताना चाहता था कि हम काफी आलोचना कर रहे हैं टीम की, ना भूल जाए कि ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीती है, जो पहले किसी टीम ने नहीं जीती थी इंडिया की। बड़े से बड़े प्लेयर्स गए, लेकिन कभी सीरीज नहीं जीती थी इंडिया की जी। तो ये टीम जो है, और इंग्लैंड के कंडीशंस आमतौर पर हर टीम के लिए, वेस्ट इंडीज की टीम हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, इंग्लिश कंडीशंस अगर बॉल स्विंग कर रहा है लेट, और उनके पास चैंपियन बॉलर्स हैं जैसे जिमी एंडरसन, हर विजिटिंग टीम के लिए ये चुनौती होती है कि किस तरह से उसको ओवरकम करे। तो वही चुनौती अब फिलहाल इंडिया के सामने है। अगर ये चुनौती पार कर लेते हैं तो एक्चुअली इंडिया विल, मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज अभी भी जीत लेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आया सर आपका, सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर जुड़ सकते हैं आईवीएम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा खेल नीति का एक नया चैनल है हमारा यूट्यूब पेज पे, आप वहां पर भी हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम के ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।